हाय एवरीवन। तो बेसिकली जो ये पेपर है वो जो आपका कल ऑफलाइन टेस्ट हुआ था 21 मार्च को, उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगी। ऐसे ही आपको बायो का एंड फिजिक्स का भी मिलेगा। ठीक है, तो आप प्लीज देख लेना कि आपने केमिस्ट्री में क्या क्या मिस्टेक की है। ठीक है, वो सिली मिस्टेक्स थी या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स थी, ये सब आपको देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ मोलर मास एंड एम्पेरिकल मास इज 2, देन फाइंड द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग एम्पेरिकल फॉर्मूला इतना। ठीक है, हमें पता है जो मोलर मास बाय एम्पेरिकल मास होता है वो किसके बराबर होता है? एन के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने एन की वैल्यू ही अपने को दी हुई है 2। और आपको पता है, अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दूं एन से तो मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाता है। तो बस आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो C2H4Cl2 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर था वो ऑप्शन 3 था। ठीक है, 52 का 52 क्वेश्चन क्या कहता है? आपको दो स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड एंड कैथोड आर रिस्पेक्टिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? जो आपका एनोड वाला होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और कैथोड में पॉजिटिवली, है ना। पॉजिटिव इलेक्ट्रोलिटिक में उल्टा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल में ये होता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप गैल्वेनिक सेल पढ़ते हो तो आप उसमें यही तो पढ़ते हो, पहली लाइन की एनोड क्या है, अलोन से याद रखते हो ना, एनोड का अलोन से। एनोड लेफ्ट साइड है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऐसे करके याद रखते हो ना। तो बस, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल सही है। फिर वो कह रहे हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है तुम्हारी, ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर, सॉरी, करेक्ट होगा ना। हाँ, करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? फोर्थ हो गया। उसके बाद आता है 53 क्वेश्चन। देखो, ऐसे क्वेश्चन ना पेपर में बहुत आने लग गए अब। ठीक है, और मैंने भी क्लास में काफी बार ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी करनी है। मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व व्हेन 50% इम्प्योर लाइमस्टोन, जिसका वे है 100 ग्राम, उसको हीट करोगे तो कितना वॉल्यूम निकलेगा? तो लाइमस्टोन पता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकलने वाला है। ठीक है, अब हमें पता है 100 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मुझे कितना CO2 देता है? 22.4 लीटर। ठीक है, आपसे कितना पूछा है? 100 ग्राम नहीं पूछा। व्हेन 50% इम्प्योर, 50% जो इम्प्योर लाइमस्टोन है उसका वेट इतना है, तो आपको इसका 50% निकालना पड़ेगा, यानी कि 50 ग्राम। तो 50 ग्राम में कितना देगा, कितना होगा? 11.2 लीटर जो है CO2 का वॉल्यूम इवॉल्व होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है 54, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो बेटा, जब भी आपके सामने आ जाता है ना नोट ट्रू इनकरेक्ट, तो प्लीज एक बार हाईलाइट कर लिया करो इसको कि आपसे क्या पूछा है। क्योंकि सिली मिस्टेक्स तो करते ही हो आप। ठीक है, तो उससे बचा जा सकता है। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन कहता है द साइज ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन एन। हाँ ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 2s है, ठीक है, 3s है, तो आप क्या करो, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ी है ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता है, ये तो ट्रू है। रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू जीरो इज कॉल्ड नोड। हाँ, नोड क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, 4f ऑर्बिटल हैज L इज इक्वल टू 3। देखो, अब f के लिए हमें पता है S P D F, L की वैल्यू होती है हमारे पास, इसके लिए 0 1 2 3, तो ये तो गलत है ना। तो यही पूछा था। ठीक है, देखो एक चीज बताती हूँ मैं आपको। देखो, आपके केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है ना, और जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं, वो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में मालूम हो। ठीक है, हो सकता है कई बार कुछ क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन के बारे में नहीं पता, आपको दो ही ऑप्शन के बारे में पता है। ठीक है,
या 3 ऑप्शन के बारे में पता है, तो इससे डरना नहीं है, ठीक है? आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो। हुँ? इधर देखो, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन वैल्यू ऑफ एन, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो उसका एनर्जी का ऑर्डर क्या बताया था मैंने, इधर देखो, 1s 2s 2p की सेम होगी, 3s 3p 3d की सेम होगी, फिर आगे 4s 4p 4d, ठीक है? तो यानी कि हाइड्रोजन, जब मैं बात करूंगी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की, अगर मैं बात करूंगी हाइड्रोजन की, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है? तो उस केस में आप वो वाला नहीं लगाते जो आप लगाते हो ना, ऑफ वो प्रिंसिपल, 1s की फिर 2s की 2p, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, ठीक है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका एनर्जी का ऑर्डर ये होगा, ठीक है? तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? चलो, तो 54 का 3 हो गया अपना आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नोट से। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नोटिस किया हो जो सिलेबस आपका आया है, तो उन्होंने नोड वाले पोर्शन को हाईलाइट किया है ना, ग्राफ। तो आपको ना नोड के जो ग्राफ होते हैं कि 1s का क्या ग्राफ होता है, 2s 2p का क्या ग्राफ होता है, वो आपको आना चाहिए, पेपर में आएगा। उसने स्पेशली हाईलाइट किया है, तो डेफिनेटली आने वाला है वो, ठीक है? द रेडियल नोड इन 3s एंड 5p ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिवली, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस एल माइनस वन, तो 3s के केस में देखो 3, एल की वैल्यू 0 तो 2 हो जाएगा। 5p में क्या होगा, 5, एल की वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 3, या 55 का 4। 56 पे आओ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, बिल्कुल ठीक है। एंगुलर मोमेंटम तो इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज होता है, क्या होता है, mvr इज इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई, है ना? एन की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप 1.5 ले रहे हो, आप 2.5 ले रहे हो, 1.75 ले रहे हो, नहीं, क्वांटाइज्ड होना चाहिए, तो 1 होगा या 2 होगा, वरना 3 होगा। वो क्या बोला, इन एन एटम ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउ वेयर एंगुलर मोमेंटम इज द मल्टीपल ऑफ, यस, मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से है। देखो, अब ये क्वेश्चन ना वही बच्चा कर पाएगा जो करके गया है, ये कि 106 का क्या होगा, 111 का क्या होगा। तो मैं अगर बता दूं तो नीट 2020 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है? तो आप एक बार इसको प्लीज पढ़ के जरूर जाना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो फोर्थ होगा डायरेक्ट, 10A का थर्ड होगा, यानी कि सी बोर्गियम, ठीक है? और आपका बी का सेकंड होने वाला है प्लूटोनियम, एंड आपका सी का होने वाला है फोर्थ लिवर्मोरियम, एंड 102 का होने वाला है नोबिलियम, ठीक है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो 102 है वो तो आपका एक्टिनोइड है ना, ठीक है? 89 to 103 होता था ना अपना, लास्ट वाला 103 अपना लोरेंशियम होता था, ठीक है? और उससे पहले 102 नोबिलियम होना था। तो देख ले एक बार, ऑप्शन भी एलिमिनेट हो सकता है फिर, तो इसमें डी का फर्स्ट देखो, हो गया, खत्म कहानी। नोटिस किया आपने, खत्म कहानी। ये तो एक्टिनोइड है ना, एक्टिनोइड तो पढ़ते हो आप डीएनएफ ब्लॉक में, तो ये तो आना ही चाहिए। मान लिया ये नहीं पता आपको, वैसे पता होना चाहिए, पढ़ लेना इसको, नहीं पढ़ा है तो, ठीक है? मान लो नहीं पता, बट ये तो हमें मालूम है ना कि नोबिलियम होता है एक्टिनोइड, ठीक है? तो डी का फर्स्ट देखो, इन्होंने एक ऑप्शन में दिया है, समझे अब ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं? उसके बाद देखो 58 का, देखो एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो, एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन लेगा भाई, ये तो हाईली एक्सोथर्मिक होगा क्योंकि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। Cl से एक इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी है ये, है ना? ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है, ठीक है जी। उसके बाद देखो ओ नेगेटिव, मतलब ओ नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, उसमें O2 नेगेटिव है, तो आपको पता है, देखो फर्स्ट, देखो इधर देखना एक बार, फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है? लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लिख लो, इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये दोनों ही
एंडोथर्मिक है, तो बोथ 2 and 3। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू वेसिपर। देखो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना वही थे इस पेपर में, ठीक है। तो भाई अपना केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग कर लो, सब चीजें करवाई हुई हैं, तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच अकॉर्डिंग टू वीएससीपीआर थ्योरी। देखो, आपको वैसे तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको बनाने की जरूरत ना पड़े, बट फिर भी मैं कहूंगी बना लेना, है ना। हो सकता है कि सिली मिस्टेक, गलती कर दो, नेगेटिव हो जाए। देखो SF4 का तो रटना, रट क्या लो, मैं तो कहती हूँ दिमाग में आना ही, याद ही होना हो जाना चाहिए अब तक तो। इसकी इमेज प्रिंट हो जानी चाहिए कि SF4 सीसो होते हैं, यानी कि डी तो ठीक है। अब देखो डी है ही नहीं किसी ऑप्शन में, ए सिर्फ फर्स्ट में, तो मतलब आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ABC ऐसे ही सोल्व हो गया, ठीक है। बाकी के भी आप चेक कर सकते हो। तो फाइनली हमने 59 तक कर लिए हैं, 60 पे मूव करते होंगे। इसमें मुझे लग रहा है ना 60 वाले क्वेश्चन बड़े बच्चों ने गलत किया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डाइपोल मोमेंट है। देखो, ये तो अपन ने क्लास में ही किया था, ठीक है, कि बेंजीन 1,4 डाइओल या बेंजीन 1,4 थाइओल जो होता है, इनका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्योंकि ये ऐसे नहीं होता जैसे आप सोचते हो ना, एक ही प्लेन में होगा, नहीं। ये देखो इस तरीके से बेंट शेप है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा। CH2Cl2 का तो वैसे ही आपको पता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अब बात आती है इसका, इसका हो सकता है आप लोगों ने दिमाग चला लिया हो, ये है ना, कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसके साइड होगी और कैंसिल हो जाएगा और म्यू जीरो आ जाएगा। तो ये गलत है बेटा। जो क्लास में मैंने बताया था वो ये बताया था, ये वाला, ये प्लेनर है। जबकि इधर देखो, ये क्या प्लेनर नहीं है, है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसकी दो फॉर्म बन सकते हैं, सिस भी बन सकते हैं और ट्रांस भी बन सकती है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना था, एक काम करो, इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर नहीं आता था तो आपको स्किप करना था, बट अब बता दिया तो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर दो जो बेटा। देखो इसकी दो फॉर्म बनती है। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की फॉर्म में बताऊं, ठीक है, तो इसकी दो फॉर्म बनेगी, सिस भी बन सकती है और ट्रांस भी, है ना। तो 1 2 3 4 सिस बना दो पहले, तो ये भी ऊपर, ये भी ऊपर, ठीक है। और 1 2 3 4, एक ऊपर एक नीचे, ट्रांस, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। देखो इस तरीके से है, तो इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा। देखो ऐसे भी बना लो तुम बेशक, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, ठीक है। ये ऊपर की साइड है, ठीक है, वेज पे लगा हुआ है, डैश पे लगा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन सिस वाला जो है वो कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ दीज आना था, ठीक है, किसी का भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलो 61 पे आते हैं। 61 वाला आपकी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जो आप वो करते थे ना, टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन करते थे, सॉरी फिजिकल से है, फिजिकल में रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन ये आपको प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब इधर देखो एक बार, मिथाइल ऑरेंज सुटेबल इंडिकेटर फॉर टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो जब तक आपको पीएच की रेंज नहीं पता होगी ना, तो यू कांट डिसाइड कि विच इंडिकेटर यूज फॉर विच एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वीक क्या होगा। तो ध्यान रखना, जो मिथाइल ऑरेंज का जो पीएच रेंज होता है ना, वो इस पीएच रेंज में काम करता है, 3.2 टू 3.4, ठीक है। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो नहीं कर पाएगा मिथाइल ऑरेंज, फिर सुटेबल इंडिकेटर नहीं है। तो ध्यान रखना इसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, ठीक है, इसके लिए ये सुटेबल है, क्या है, लिख लो इसको, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए। अगर मैं बात करूँ फिनोप्थिलीन की जो पीएच रेंज है वो है 8 to 10, तो यस आप इसमें ले सकते हो, क्या, स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो, ठीक है। तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी हो सकता है, लिख देती हूँ मैं फिनोप्थिलीन, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी हो सकता है। ये तो आप लैब में भी यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है इज नॉट सुटेबल इंडिकेटर, नहीं ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। 62,
62 में आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, आपको रिलेशनशिप बताना है। देखो ये थर्मोकेमिस्ट्री से, और मैं बता दे रही हूँ थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं आते हैं। अब तुम देखो, ये इक्वेशन दी हुई है, अब आपको क्या करना है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ठीक है। जैसे मुझे दिख रहा है, अगर मैं बी और सी को ऐड कर दूं, सी प्लस हाफ ओ टू सी ओ, सी ओ प्लस हाफ ओ टू सी ओ टू, तो क्या मेरे पास ए बन रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो मेरे पास सीओ से सीओ कैंसिल हो जाएगा, सी प्लस ओ टू सी ओ टू। देखो अगर मैं बी प्लस सी को ऐड कर दे रही हूँ तो मेरे पास ए बन जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में। नेक्स्ट, PCl5 से PCl3 और Cl2, ये रिएक्शन तो बहुत फेमस होती है, पढ़ रखी होती है आपने, ठीक है। आपको बोल रहा है कि इसमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है। तो देखो अब ये क्या है, PCl5, इसका बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो ना आप, तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो डेल्टा H ग्रेटर देन 0 होगा। पहले ही इसका 1 मोल था, अभी ये देखो 2 में डिसोसिएट हो गया, तो एंट्रोपी, रैंडमनेस बढ़ गई, तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। तो 63 का क्या आएगा, 4। नेक्स्ट, ऑल द रिएक्शन विच आर एक्सोथर्मिक आर स्पॉन्टेनियस, नहीं, ऐसा तो नहीं है। दिमाग से निकाल दो कि जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस भी हैं जो एंडोथर्मिक है बट स्टिल दे आर स्पॉन्टेनियस, तो ये ऑल रिएक्शंस तो नहीं होगा। ऑल रिएक्शन इन विच एंट्रोपी इंक्रीजेस, ये भी गलत है, हमारे दिमाग में एंट्रोपी बढ़ रही है तो स्पॉन्टेनियस होगा, सारी रिएक्शन नहीं होती है। ये हम जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं, वो हर रिएक्शन के लिए नहीं बोलते कि एंट्रोपी, कईयों में एंट्रोपी डिक्रीज होती है बट वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो आपका डेल्टा एच वाला फैक्टर और जो डेल्टा एस वाला फैक्टर है वो डिसाइड नहीं कर रहा है कि वेदर द योर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट, ठीक है। डेल्टा जी डिसाइड करेगा कि आपका प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट बिहेव एज बफर, ठीक है। इधर देखो, बफर, अब बफर आपका वीक एसिडिक बफर भी हो सकता है और बेसिक बफर भी हो सकता है। एसिडिक बफर क्या होगा, इधर देखो, एसिडिक बफर होगा वीक एसिड प्लस सोल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। और ऐसे बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले वाला देखो वीक एसिड है, और जो बेस इसका जो सोल्ट है वो क्या है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तो बिल्कुल ठीक है। इधर देखो मिक्सचर, ये देखो वीक बेस है और इसका सोल्ट है स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों, तब दोनों ही ठीक है। तो आपको तीसरा नहीं भी पता है तो भी आप लगा सकते हो। बाकी तीसरे में भी क्या है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो जो इसका सोल्ट बनेगा वो क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, वीक एसिड का और उसका स्ट्रॉन्ग बेस का। सारे ही बफर की तरह बिहेव कर रहे थे। 66 में देखो, ओके, ये आपके पास रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम के काफी सारे सवाल है, मतलब ये जितने भी 63 हो गया, 64, 65, 66 इक्विलिब्रियम के है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी आएंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन देखो, इसमें क्या है, CH3COH प्लस जो भी ये इक्वेशन दी हुई है इसको आपको देखना है ध्यान से। देखो अब देखो HF और एसिड, HF स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये एसिड होगा, ये इसका कंजुगेट बेस होगा, क्योंकि एसिड क्या करता है, H प्लस देता है, ठीक है। तो यही करेक्ट है, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो एसिड होगा और इसके जो कंपेयर होगा वो वीक बेस होगा, तो ये आपका क्या है, बेस है, और ये कंजुगेट एसिड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ओके। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपको, तो सबसे पहले KNO3 की निकाल लें, +1, जिसकी निकालनी है X-6, तो ये हो जाएगा आपका +5। तो देखो देखो देखो, ए का फिफ्थ 2 में है, देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दी। अब आप इधर देखो, डी का आपको चेक करने की जरूरत नहीं है,
आप कोई भी पी और सी में से चेक कर लो, तो अपन सी का चेक कर लेते हैं। NH4Cl, x +4 -1, तो ये कितना आ जाएगा, -3, यानी कि सी का हो जाएगा सेकेंड, सी का सेकेंड, ये रहा, बस हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आते रहते हैं हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, स्पेशली नाइट्रोजन को तो पता नहीं क्या प्यार है उनको। ठीक है, 68। ओके, आयुपेक का क्वेश्चन देखो। आयुपेक का क्वेश्चन एक प्योरली बेस्ड आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। अब तो सिलेबस कम कर दिया तो डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो इधर देखो कैसे करेंगे, नंबरिंग दोनों तरफ से 1 1 मिल रहा है, 1 2 3, लेकिन इसको यहाँ से 1 2 3 4 मिल रहा है ना, तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। देखो अब इसमें ना 3 डबल बॉन्ड है, इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, जब जैसे अब 3 डबल बॉन्ड है तो आपको वो वाली चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम डबल बॉन्ड आए। देखो अगर ये आप सिलेक्ट करो तो भी आपके डबल बॉन्ड आ रहे हैं, अगर आप मान लो सोच रहे हो मैं तो ये करूंगा, तो भी 2 आ रहे हैं, लेकिन इसमें चेन छोटी बन रही है ना फिर अपनी। ठीक है, इस तरीके से नेमिंग करनी थी। 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, 3, इसमें क्या होने वाला है 68 का, 3 मिथाइलिन। ठीक है, मिथाइलिन हेक्सा 1 5 डाई, तो ये हो जाएगा। उधर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह मतलब बिहेव तो करेगा लेकिन उसकी एक्टिविटी कम होगी, राइट। तो अब सारी न्यूक्लियोफाइल हैं ABCD, अब हमें देखना है किसका कौन जो है जल्दी अटैक कर देगा कार्बन पे। तो देखो अगर मैं डी की बात करूँ तो ये बहुत फेमस वाला एग्जांपल होता है। ठीक है, इधर देखो, जो बेसिकली ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है इस ऑक्सीजन पे भी, इस ऑक्सीजन में, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे कम है। देखो 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड हमने एलिमिनेट कर दिया, मतलब एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। उसके बाद इसमें भी देखो, इस ये भी बिजी है रेजोनेंस में। ये 2 में था, एक में, इसलिए ए वाली फिर डी से पहले आ जाएगी, यानी कि एक ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी और सी में आपको ध्यान से देखना है, इधर देखो। ठीक है, तो बेसिकली अब इसमें क्या होने वाला है, Ca- जो है अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ठीक है, तो वो ओ जो आपका ये है मिथोक्साइड आयन उससे बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो CbAd। नेक्स्ट 70, क्या दिया हुआ है, सोल्ट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, कौन सी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो आपको ए बताना है, तो अपन क्या करते थे, CO2 को निकाल देते थे। उसके बाद कितने कार्बन बचे, 1 2 3, तो बस 70 का 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 71 पे। 71 क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नाइट्रेशन। एक बात बताओ, नाइट्रेशन में NO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी कि अगर आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है तो जिस भी सिस्टम पे जाएगा, दैट सिस्टम या दैट कंपाउंड शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, तो अब नजर मारो ना किस पे, तो यानी कि अगर जिस रिंग पे, जिस बेंजीन रिंग पे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो उसका रेट फास्ट होगा। देखो CD को देखो सबसे पहले, सी में क्या है, OCH3, इसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है, इसके इसका सिर्फ हाइपर कंजुगेशन होता है, तो सी का सबसे ज्यादा होने वाला है, फिर डी का होने वाला है। मैम ये क्यों छोड़ दिया आपने, NH2 तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली, NH2 तो बहुत एक्टिवेटिंग होता है। बेटा होता तो है, लेकिन जब NH2 की आप नाइट्रेशन कराते हो तो याद करो, तुम्हारे अमीन्स वाले चैप्टर में ये दिया हुआ है कि ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, एसिड से H+ निकलता है, ये फटाफट जाएगा और अटैक मारेगा, और ये इस तरीके से एनिलीनियम आयन बना लेगा। ठीक है, तो इसका -I इफेक्ट होता है, तो ये तो भैया सबसे बाद में आएगा, ए सबसे बाद में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये तो हटा दो दोनों। ठीक है, पहले आएगा सी, फिर डी और लास्ट में ए। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन आएगा, क्लोरीन का -I इफेक्ट हम कंसिडर करते हैं, ऑल्दो क्लोरीन हेलोजन्स आर ऑल्सो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, लेकिन जब रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा तो हम उसका -I इफेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इक्वेशन होगा, यानी कि 71 का डी। चलो भाई 72 पे चलते हैं।
अब 72 क्या कहता है? करेक्ट स्टेबिलिटी बतानी है उसकी फ्री रेडिकल की। तो देखो, ये बेंजाइलिक रेडिकल है। देखो डी वाला तो तुम्हें दिख रहा है सबसे पीछे आएगा, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, और डी से पहले आने वाला है सी। तो फर्स्ट और सेकंड में मतलब फंस गए ना दो ऑप्शन में। अब तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? तो हमें पता है कि अगर मैं रेडिकल की बात करूँ तो बेंजाइलिक वाला, ध्यान रखना, बेंजाइलिक वाला रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल से। तो बी जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट देखो, 73 बेस्ट मेथड फॉर द यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ नेप्थलीन एंड बेंजोइक एसिड। ठीक है, सब्लिमेशन। ठीक है, ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, तो सब्लिमेशन। उसके बाद है ड्यूमास मेथड से क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था भाई कर लेना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से क्वेश्चन आ सकता है। ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, वो कह रहे हैं हमारे पास 0.6 ग्राम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो हमें 50 ml नाइट्रोजन दे रहा है, कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेम्परेचर पे, और इतना प्रेशर है। ठीक है जी, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है नाइट्रोजन की। तो आपके पास जो ये आपको पता है जब आप प्रेशर रखते हो वो ड्राई गैस का रखते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है देखो, हाँ ओके, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालनी है। तो आप देखो इसमें जो प्रेशर है 715 बेटा, उसमें वाटर वेपर भी होंगे। अब इसमें एक्वस टेंशन का दिया हुआ है, ठीक है, एक्वस टेंशन का प्रेशर दिया हुआ है बेसिकली 15 mm। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राई गैस का प्रेशर लेते हो ना, तो आपको जो एक्चुअल प्रेशर होगा ना, बताया भी था मैंने जब ये क्लास में टॉपिक कराया था, कि जो एक्चुअल प्रेशर होगा 715 में से जो एक्वस टेंशन वाला है ना वो माइनस कर देना। ठीक है, अब ये आएगा तुम्हारा डाइग्रेस का प्रेशर। अब क्या होगा, हमें वॉल्यूम चाहिए होता है इसमें एसटीपी पे, तो इसमें P1 V1 P2 V, सॉरी, P1 V1, ठीक है, इज इक्वल टू P2 V2 बाय R T1 R T2। तो R तो सेम ही है, तो R तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं हुआ है ना, तो मैंने दोनों के ले लिए। ठीक है, एचटीपी पे, और जो हमें ये दिया हुआ कंडीशन। ठीक है, अब P1 कितना है इधर देखो, P1 है तुम्हारा 715, वॉल्यूम तुम्हें 50 ml दिया हुआ है, टेम्परेचर है इतना। एसटीपी पे प्रेशर 760 होता है, वॉल्यूम हमें नहीं पता है, T2 होता है 273। ठीक है, तो यहाँ से आप V2 की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा 41.9। ठीक है, अच्छा, अब तुम्हें पता है, अगर मैं बात करूं उसकी, बास निकालना है ना, तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। देखो, हमें पता है, अगर मैं बात करूं 22400 ml की, ठीक है, वॉल्यूम की, तो उसमें हमें जो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 28 ग्राम होता है। अब हमें, हमारे पास है 41.9 ml वॉल्यूम है, तो इसमें कितना होगा? ठीक है, निकाल लेना है, 28/2400 41.9। ठीक है जी, अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास कितना आ रहा है, 28/2400 इन 4.9 डिवाइड बाय टोटल मास, उसका कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, 0.6 इंटू 100। ठीक है, तो तुम्हारे पास, इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा 8.72%। अब देखो, आपको था, लग रहा था कि ये तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी में 0.3 ग्राम है, इसमें 0.6 दिया है, तो स्टेटमेंट चेंज कर दी। ठीक है, तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि इसमें तो मेरा बहुत टाइम जाएगा, तो इसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए लीव कर दो, क्योंकि क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ के गए हो तो वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर ये टॉपिक पढ़ के ही नहीं गए हो तो फिर रहने ही देना, तो देखते ही छोड़ देना। ठीक है, और अगर आपको, आप पढ़ के गए हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चन लेंदी होते हैं, तो इसको उस टाइम के लिए जरूर स्किप कर देना। ठीक है, क्योंकि अगर आप करने बैठ गए तो हो सकता है टाइम लगेगा, हो क्या, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसको बाद में कर लेना।
उसके बाद है 75 द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबिटीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय डिहाइड्रेशन। कौन सी अल्केन सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग बनती है? मॉलिक्यूलर वेट बेंजोइक एसिड का बेंजीन में डिटरमाइन किया है बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको ये तो पता है, डाइमराइजेशन हो जाती है बेंजोइक एसिड की। ओके 77 क्वेश्चन। आपके पास 0.1 मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है ग्लूकोज का और 0.1 मोलर दिया हुआ है यूरिया का, ठीक है, और दोनों साइड पे रखा हुआ है इनको, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे रखा हुआ है ग्लूकोज और यहाँ पे रखा हुआ है यूरिया। कंसंट्रेशन दोनों की सेम है, इक्वल हाइट पे है। तो आपको बताना, बताओ भाई क्या होने वाला है? ओस्मोसिस होगा यहाँ पे? कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? कॉन्सेंट्रेशन भी सेम कर दी है ना, और दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट होती ना तो हम पता लगा लेते, लेस कंसंट्रेशन वाला जो है मूव कर जाता, बट इसमें कंसंट्रेशन ही सेम देती। तो 77 का हो जाएगा 1। चल 78 रिप्रेजेंट द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो आपको ये रिएक्शन दी हुई है, कौन से इक्वेशन है? नॉन्स इक्वेशन से। तो ये आपको इक्वेशन पहले ही दे दी उन्होंने, आपको सिर्फ नॉन्स इक्वेशन लगा के इसकी वैल्यू पुट करनी है। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 एन log mg2 प्लस डिवाइडेड बाय एजी प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ई सेल नहीं पता, वही निकालना है। ये हो जाएगा 3.17 0.059, इसका जो इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा वो 2 आएगा। Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन 0.130 और इसकी हो जाएगी कितने? 123, यानी कि 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको सोल्व तो तुम्हें करना पड़ेगा, है ना, और इसका आंसर आ जाएगा 2.964, ठीक है। लोग की वैल्यू मिलेगी तुम्हें पेपर में, टेंशन ना लो, कल तभी मैंने दे दी थी तुम्हें। उसके बाद हम बात करते हैं 88, सॉरी 79, है ना, इसका 78 का 2 है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, देखो वैसे तो हमें देखने की हैबिट होती है कि हमारे जो वो वाले फॉर्मूला लाइक कापा इज इक्वल टू जी इन टू जी स्टार, ये ज्यादा आते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाले क्वेश्चन भी हो सकता है पूछ ले, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो इधर देखो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ बेटा। देखो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो मुझे डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस मुझे दिया हुआ है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है? RA/L। अब रेजिस्टेंस दी हुई है, एरिया क्या होगा? πr², वही करना तो तुम्हें सोलह है, πr²। अब रेडियस कैसे निकालोगे? डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि रेडियस आ जाएगा 0.5, इसका स्क्वायर कर देना, पाई की वैल्यू 3.14। इससे तुम एल दिया हुआ, इससे तुम रेजिस्टिविटी निकाल के आओगे, ठीक है। और कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/रेजिस्टिविटी। तो अगर तुम उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो ये जो 79 का ऑप्शन आ रहा था ना, वो ये आ रहा था। मतलब तुम्हें ये रेसिप्रोकल करने की भी जरूरत नहीं थी, अगर तुमने ये निकाल लिया है तो तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, टाइम सेव हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद है 80th, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं सबको, देख लो, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं सबके। आपको रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में लगाना। रिड्यूसिंग पावर यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे, है ना। तो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी वही सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो नजर मारो सबसे वैल्यू किसकी कम है? -1.66, 0.80, -2.93, -0.74। तो सबसे कम वैल्यू तो अपने पास किसकी है? कहाँ गया? ये एल्यूमिनियम की होगी, ये Ag की हो गई, ये पोटेशियम की होगी, ये क्रोमियम की होगी। तो पोटेशियम की वैल्यू सबसे कम है, मतलब ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 एल्यूमिनियम होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा होगा क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, देखो ना 0.80 सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, और Ag वाला तो सबसे पीछे आएगा और एक ही ऑप्शन में है, तुम्हें बाकी चेक भी नहीं करने। समझ रहे हो मैंने बोला?
0.80 सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि ये तो खुद का रिडक्शन कराएगा, तो ये इसका रिड्यूसिंग एजेंट ये सबसे वीक होगा, तो Ag सबसे बाद में लगा दो, तो एक ही ऑप्शन में है ना, ऐसे करना। 81 एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए ln k2 by k1 माइनस ea by r, ठीक है, 1/t1 माइनस 1/t2। अगर माइनस आप बाहर लगा रहे हो, अगर आप माइनस नहीं लगा रहे हो तो क्या होगा, देखो मैं एक बार लिख देती हूँ, ln k2 by k1 ea by r 1/t1 माइनस 1/t2। ये तब है जब आप नहीं लगा रहे हो माइनस का, क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए ना, ठीक है। तो अब देख लो ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, हाँ ये रहा, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 82 पे मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इजी और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, रिएक्शन ए से बी का एंथैल्पी दिया हुआ है -4.2 किलो जूल पर मोल, यानी कि एक्सोथर्मिक है ना, और आपको एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन दिया हुआ है, ठीक है जी। प्रोफाइल डायग्राम, एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसा होता है, पहले तो तुम्हें यही पता है ना, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखो, ये एंडो का है, जिसमें देखो बेटा, जिसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है ना, वो आपका एक्सो होता है। इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, इसमें भी ज्यादा, तो ये एंडो। इसमें देखो ये एक्सो है, तो यही अपना आंसर होगा। एक बार दूसरा भी देख लो, इसमें तो बराबर ही हो गए, तो ये हो नहीं सकता। तो इसका थर्ड ऑप्शन, आपको ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं थी इसमें। फॉर अ रिएक्शन ऑफ ऑर्डर n, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकेंड। तो इसको बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1 पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक, डी ब्लॉक से क्वेश्चन है। Mn2O7 एसिडिक होता है, V2O5 एम्फोटेरिक होता है, और CRO क्या होता है आपका, बेसिक होता है। 85 बताओ भाई, इसमें से कलर कौन शो करेगा, देखो स्कैंडियम 3+ कलरलेस होगा, ल्यूटेशियम 3+B, लैंथेनम 3+B, टाइटेनियम 3+ के पास D1 होता है, तो हाँ इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर शो कर देगा। सेक्शन बी में आपको बेटा 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे आउट ऑफ 15। अब मैं ना आपको ये बताऊंगी कि इसमें से कौन से 10 क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे, मतलब बहुत इजीली, ठीक है। तो मैं हमेशा बोल दूं कि इस सेक्शन में से प्लीज मत अपने मार्क्स कटवाना, क्योंकि आप सेक्शन, मुझे पता है आप जिसमें 35 क्वेश्चन करते हैं उसमें से भी आप कुछ ना कुछ करवाओगे गलत। तो प्लीज इस सेक्शन में आपको 40 नंबर लेने हैं, लेने ही हैं किसी भी हाल में, ठीक है। और ऊपर वाले सेक्शन में से आपको अराउंड कितने 30 कितने लोगे, 30 मार्क्स कह रही हूँ, सॉरी 120 मार्क्स चाहिए बेटा, अगर आप 160 टारगेट कर रहे हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट, आपको बताना है कौन सा करेक्ट। एक बार फटा एक काम को नजर मारो सब पे, क्या दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे, और ऐसा एक भी वो नहीं है ऑप्शन जो आपने नहीं किया हो। देखो अगर आपने बहुत अच्छे से चैप्टर किया ना, आपकी नजर जाएगी थर्ड ऑप्शन पे, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट, जबकि ये तो होता ही नहीं है ना। मैग्नीज का कहाँ होता है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, उसमें तो बल्कि डिप आ जाता है ना, सबसे कम ही उसमें हो जाता है, ठीक है। तो इसका तो सबसे होना ही चाहिए। आपको एक बात बताओ, और कोई देखने की जरूरत है क्या, देखने की जरूरत है नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो क्रॉस चेक कर सकते हो, वरना यही आपका करेक्ट है। इतना श्योरिटी होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको खुद पर, ठीक है। तो बाकी सारी स्टेटमेंट सही है बेटा। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, अब आप कईयों बच्चे बैठेंगे वो बनाने, क्या नाम है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर क्यों बनाना है, मुंह जबानी याद होना चाहिए, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ स्ट्रक्चर। देखो एक सेकेंड रुको, इधर देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इथाइलिन डायमीन है ना, टेट्राएसिटेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, तो कितने हो गए, 4 डोनर एटम हो गए ऑक्सीजन वाले, और 2 हो गए अपने
नाइट्रोजन वाले, तो इसका 87 का 3 आएगा। अब आपको वहां पे ये बना के नहीं देखना है ना, आपको याद होना चाहिए कि भाई ये डीटीए वाला तो क्वेश्चन बहुत पॉपुलर, हम बहुत बार करके आए हैं, तो 2 क्वेश्चन ये आप इजीली कर सकते थे बेटा। नेक्स्ट देखो 88, which of the following is the correct order of increasing field strength of ligand to form coordination compound? अगर मैं बात करूंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो क्या होगा, इधर देखो सबसे ज्यादा है सीओ का, ठीक है, फिर सीएन का होता है, सबसे लास्ट में होता है थायोसाइनेट का। तो ये आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होने चाहिए तभी कर पाओगे। 89 देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बेंजीन एंड एन प्रोपाइल, ठीक है, ये हमने कर लिया था, ठीक है। फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, इसमें रीअरेंजमेंट होके यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होकर वही बेंजीन पे लग जाएगा, क्यूमीन जिसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो अभी तक जो ये वाले क्वेश्चन थे 86, 87, 88, 89, ये चारों आपको करने चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90th क्वेश्चन देखो। अब 90th क्वेश्चन में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इन एडिशन एलिमिनेशन pathway of nucleophilic aromatics substitution which of the following compound is most active, प्लीज ये करके जाना, ठीक है। मैंने एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, लेकिन इसके ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, मतलब जो भी टेस्ट हुआ आपके, तो हो सकता है आप लोगों को ये याद भी ना हो कॉन्सेप्ट, लेकिन प्लीज इसको करके जाना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाती हूँ, देखो एडिशन एलिमिनेशन मतलब क्या है, पहले कुछ ऐड होगा फिर कुछ एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो देखो एक बार ध्यान से देखना, एक बार मैं एक बार करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये आपका सब में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो मान लो न्यूक्लियोफाइल को आना है, तो ये बॉन्ड इस तरीके से होगा शिफ्ट, क्यों, इधर देखो, क्योंकि ये फिर ऐसे ऐसे जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो स्टेबलाइज होगा, है ना। तो इसलिए मैंने ये इस तरीके से इसको ब्रेक किया, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको ब्रेक करूंगी ये पीछे से आएगा अटैक करने, तो देखना क्या बनेगा, NO2, सॉरी न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये NO2, ठीक है। तो जो इसमें इंटरमीडिएट बनता है ना बच्चा, वो कार्बोनाइट बनता है। तो लिख लो कहीं पर अगर नहीं पता है कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन में कार्बन बनता है, ठीक है। तो सब में ये बनेगा, सब में। उसके बाद लास्ट स्टेप में बता देती हूँ, ये वापस इधर आता है और इस तरीके से फ्लोरीन निकल जाता है। आई नो फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप, है ना, फिर भी मैं ऐसे कर रही हूँ, क्यों, इधर देखो, क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो देखो इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, तो आपको ये देखना है इस नेगेटिव को, क्योंकि जो रेट डिपेंड करेगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या है, समझो ध्यान से। जो आपका रेट डिपेंड कर रहा है वो इस वाले स्टेप पे डिपेंड कर रहा है कि आपका जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोनाइन वो कितना स्टेबल है। जितना ज्यादा कार्बोनाइन स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो कंपाउंड रिएक्टिव होगा। तो सब में देखो फ्लोरीन का जो माइनस साइड इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, फॉलोड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा। तो वही पूछा है, यानी कि इसका रेट डिपेंड कर रहा है, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। तो कार्बन आयन को देखना आपको स्टेबल क्या है, ये प्लीज अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है। ओके 91 मान लेते हैं, 90 वाला आपको नहीं पता था, ठीक है। 91 देखो, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H11Br। तो अगर मान लो बेटा ऐसा पेपर, वैसे तो ये आपको करके जाना है कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं तो चलो नहीं किया। अगर मान लो पेपर में भी आ जाते हैं ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं, मतलब नहीं किए हैं आपने, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सच बता रही हूँ, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी की, आप 15 में से इजिली 10 निकालोगे, इवन मैं कहूंगी 15 में से आपको 12 इक्वेशन तो आराम से आते होंगे, 12-13। तो आप वही कह रहे हो आपको तो 10 करना है ना, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम C5H11Br। देखो देखो अब C5H11Br क्या होगा, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर देखो। अब ये भी ऐसा वाला क्वेश्चन है जहां पे आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको ना DB निकालना है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। आपको एक बार पता चल जाए कि इसमें पाई बॉन्ड है या नहीं है, कितना डबल बॉन्ड आ रहा है इक्विवेलेंस इसका। तो कैसे निकालते हैं वो, C+1 माइनस H+X माइनस नाइट्रोजन/2, ये निकालते हैं, ठीक है। तो इधर देखो क्या होता है, C+1 5+1 हो जाएगा, माइनस
11 + 1 12/2 यानी कि 6, तो 0 क्योंकि नाइट्रोजन तो है ही नहीं ना, यानी कि जो डीबी है वो 0, यानी कि जो इस वाले मॉलिक्यूल में कोई भी पाई बॉन्ड कोई रिंग नहीं है, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये हेल्प हो जाती है हमें इससे। ठीक है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। अब देखो मैं इसके स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, तुम भी बना लोगे फटाफट। हाँ, इसको आप देखो, पहले तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको 15 में से 10 करने हैं और अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जो टाइम टेकिंग है, तो आप इसको देखते ही छोड़ देना, बाकी कर लो। ठीक है, लेकिन अपने को अभी टेस्ट डिस्कशन करना है तो मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखो, आप 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, बी आर लगाते जाओ, एक बी आर यहाँ लगा दिया। चलो दूसरा, 1 2 3 4 5, एक बी आर यहाँ लगा दो। ठीक है, इस तरीके से बनाना है स्ट्रक्चरल आइसोमर कि इसका आयुपेक नेम, जो भी आप स्ट्रक्चर बनाओगे आयुपेक नेम डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, इसका भी डिफरेंट होगा, इसका भी डिफरेंट होगा, तभी आप बोल पाओगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, 5 कार्बन दोबारा बनाओ, 1 2 3 4 5। अभी सेकेंड पोजीशन था, थर्ड पोजीशन पे लगा दो। देखो, ब्रोमीन की तो जितनी हमने एक्सचेंज करनी थी कर दी, अब कोई करोगे तो सेम ही बन जाएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो मैम यहाँ लगा लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, सेकंड वाला दोबारा बन जाएगा, तो इसके बाद हम थोड़ा सा चेन आइसोमर के साथ खेल ले, देखना एक बार। 4 कार्बन मैंने यहाँ बना दिया, एक मिथाइल लगा दिया यहाँ पे और एक ब्रोमीन लगा दिया यहाँ पे, क्या कहते हो बताओ। ठीक है, एक और खेल लेते हैं, इधर देखो। ठीक है, इधर देखो, एक CH3 यहाँ लगा देते हैं और एक Br यहाँ लगा देते हैं। देखो क्या कहते हो, सेम नहीं होगा ना यूपेक नेम इसका। ठीक है, अच्छा चलो एक और क्या दिख रहा है, और क्या बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। 1 2 3 4, मान लेते हैं एक CH3 यहाँ लगा देते हैं और एक Br यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सेवेंथ वाला क्या बन सकता है, एक CH3 यहाँ लगा दो, एक Br यहाँ लगा दो। देखो बन सकता है ना ऐसे, क्योंकि दोनों साथ थे और यहाँ पे तो ये CH2Br था। ठीक है, तो इसका आयुपिक नेम सेम होगा और इसने थर्ड पोजीशन पे लगा दिया। ठीक है, उसके अलावा देखो कोई और बन सकता है क्या, और क्या बन सकता है, आ, और हाँ, मिथाइल ग्रुप ये कर दो ना, 3 कार्बन ले लो अब। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 लगा के यहाँ Br लगा दूंगी तो ये 8 बन जाएंगे। मैम इतना सोचना पड़ेगा क्या हमें, देखो सोचना तो पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई ट्रिक है नहीं। ठीक है, लेकिन देखो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है कि वो 8 वाला आपको दे पेपर में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टाइम जाएगा। डीबीए निकाल के आपका बस ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि कोई रिंग या पाई बॉन्ड तो नहीं है। ठीक है, आपको पता है ना, अगर DB1 आ जाता है तो हम बोलते हैं एक पाई बॉन्ड या रिंग होगा। अगर दो दो DB आ जाता है तो हम कहते हैं 2 पाई बॉन्ड या 2 रिंग या 1 पाई 1 रिंग, ये होता है। ठीक है, लेकिन ये तो बनाने पड़ेंगे बेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये टोटल 8 थे, तो इसका आंसर मैं थर्ड मार्क कर देना। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये पिक्रिक एसिड है, ये तो कर देगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस है, जो अच्छा एसिड होगा वो डिसोल्व हो जाएगा। बेंजोइक एसिड भी रिएक्ट कर जाएगा, बेंजोइन सल्फोनिक एसिड भी काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल नहीं करेगा, लेकिन हाँ पैरा होता तो कर देता। 93 देखो, कैसी रिएक्शन दिख रही है, ये आपको दिख रहा है, ये NH कोई बेस है, इसने हाइड्रोजन लिया और ईथर बना दिया, तो ये तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। उसके बाद 94 में देखो, OCO CH3, ये एस्टर की लिंकेज दी हुई है। देखो ये फ्राइज रीअरेंजमेंट है, ये नहीं आती है पेपर में। ठीक है, फिर भी एक बार कर लो, बता दिया, तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाती है इस तरीके से। एक तो ऑर्थो वाला मिलता है और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन। अब देखो इसमें से आप कौन से कर सकते थे, मैं ये भी बता रही थी ना। देखो 86 कर सकते थे, 87 88 89, 4 ये हो गए, 4 हो चुके हैं ऑलरेडी। आप 92 भी कर सकते थे इजिली, 93 भी कर सकते थे। 6 क्वेश्चन हो गए, चलो 4 और ढूंढने हैं ना, आओ। कंपाउंड ए है आपका, फिनाइल हाइड्रोजन बना रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नेगेटिव टोलेंस और आइडोफोम, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं दे रहा। इधर नजर मारो, ये टोलेंस तो देगा लेकिन आइडोफोम नहीं देगा, हटा दो। CH3CO ये आइडोफोम देगा, हमें तो वो लेना जो आइडोफोम भी नहीं देगा। ये देखो, ये आइडोफोम भी नहीं देगा और टोलेंस भी नहीं देगा क्योंकि कीटोन है, तो थर्ड। तो 7 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते थे। आ गया,
द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, वाटर निकाल दो, ठीक है, यहाँ से डबल बॉन्ड, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखो, इन्होंने जान करके ऐसे लिखा हुआ, ऑक्साइन बन जाएगा, इसको ऐसे, यहाँ से वाटर निकालो, आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड NOH। 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 97, सिर्फ 2 रहते हैं, और देखो कितने इजी हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अमीन नहीं बनाना है, मतलब किसमें आपको अमीन नहीं मिलेगा। देखो इसमें भी अमीन बन सकता है, मोनोलिसिस रिएक्शन है, इसमें भी रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, CONH2 में भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, ये भी अमीन बन जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये हाइड्रोलिसिस करा के एसिड बनता है, तो बस, ठीक है, पता होनी चाहिए बात। रिएक्शन ऑफ एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन करवाइए बेटा क्लोरोफॉर्म के साथ, और बेस, कौन सी रिएक्शन है, कार्बिलमिन रिएक्शन, क्या मिलता है, फिनाइल आइसोनाइट्राइल। अब कोई आइसोसाइनेट लिखेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, आइसोनाइट्राइल मिलेगा। देखो आइसोसाइनाइड नहीं है, कहीं उन्होंने आइसोनाइट्राइल दे दिया। उसके बाद हम मिथाइल अल्फा ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा, ये आपके वही है, अल्फा और बीटा ग्लूकोज है, आपस में एनोमर्स होते हैं, तो आई थिंक 10 हो चुके हैं आपने, ठीक है, तो आप इजिली कर सकते थे। नेक्स्ट देखो, इस 1 मिनट इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। ओके, इसमें देखो 100 का ये आपका बायोमोलिक्यूल से ही है ना, विटामिन वाले टॉपिक से डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो एक्सकोबिक एसिड है ना, ठीक है, उससे क्या डिजीज होती है, उसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी होती है, तो फर्स्ट का C है, देखो एक ही ऑप्शन में है, लो बताओ भाई, ठीक है। रेटिनोल का सेकंड का D, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, राइबोफ्लेविन का हो जाएगा आपका क्रैक्ड लिप्स, एंड थायमिन का हो जाएगा आपका बेरी बेरी। तो यस, क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थैंक यू सो मच, ठीक है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, ओके, ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो।